आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कांग्रेस नेता बालमूर वेंकट ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द करवाया है। ये पूरी तरह से गलत है। अब वे वोट चोरी कर रहे हैं। अब राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए उन्होंने सीट चोरी का सहारा लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी इंटेंशनली अनडेमोक्रेटिक वे से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन को आज इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया है, जो हकीकत में दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। जो इंटेंशनली इससे पहले सिर्फ वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी करती थी, अभी राज्यसभा में उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो जो बिल्स लेके आना चाह रहे उसके लिए पूरा अनडेमोक्रेटिक वे की तरह से आज सीट चोरी भी करे। क्यों बोल तो जिसके ऊपर उनके ऊपर केस ही नहीं था, हकीकत में अगर किसके ऊपर केस है तो वो चीज़ को रख के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकते, बट इंटेंशनली बिना कुछ एक प्राइवेट कंप्लेंट के तहत उसके ऊपर कुछ केस भी रजिस्टर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए इस तरीके से कर रही। पूरे भारत देश की जनता इनकी अनडेमोक्रेटिक वे से किस तरीके से लोग चला रहे पूरा देश देख रहा है। आने वाले दिनों में पब्लिक इनको समझ सिखाएंगे और हम डेमोक्रेटिक वे से इसके ऊपर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीआरएस नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना पुलिस और कांग्रेस सरकार पर राज्य में पॉक्सो मामलों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और भाजपा नेता संगप्पा से संजय के बेटे से जुड़े पॉक्सो मामले के सिलसिले में पूछताछ क्यों नहीं की गई। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जिसके पास गृह विभाग भी है, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना धीरे धीरे पॉक्सो मामलों का केंद्र और ठिकाना बनता जा रहा है। उन्होंने नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताई और सरकार पर ऐसे मामलों में पर्याप्त सक्रिय कदम न उठाने का आरोप लगाया। हाल के 2 पॉक्सो मामलों की तुलना करते हुए प्रवीण कुमार ने खम्मम पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2 कांग्रेस नेताओं द्वारा समझौता कराने की कथित कोशिशों के बावजूद पुलिस ने तेजी से मामला दर्ज किया और 1 दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारत के चुनाव आयोग को टीआरएस नाम के लिए 700 से ज़्यादा आपत्तियां मिली हैं। ये नाम तेलंगाना रक्षाना सेना का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वकुंतला कविता ने बनाया है। महाराष्ट्र के शोलापुर के रहने वाले दयानंद महादेव, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र सामाजिक सेना बनाई है, उन्होंने कविता की टीआरएस के खिलाफ सीआई में शिकायत की थी और कहा कि ये नाम किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक उन्होंने कविता के विज्ञापन देने से 1 महीने पहले यानी कि अप्रैल में ही अखबारों में विज्ञापन दिया था। टीआरएस नेताओं के मुताबिक कविता की लीगल टीम इन आपत्तियों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। इस बीच बीआरएस ने भी टीआरएस नाम का इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। बीआरएस ने टीआरएस नाम को लेकर ईसीआई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम केसीआर के नेतृत्व में चल रहे 14 साल लंबे अलग राज्य आंदोलन के दौरान लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बीआरएस नेताओं का कहना है कि ये नाम लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों के वोटर्स में मन में गहराई में बसा हुआ है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए सिर्फ 3 साल पहले टीआरएस से बीआरएस में बदलाव किया था, लेकिन पार्टी का जोरदार तर्क है कि अचानक किसी नए राजनीतिक संगठन को वही नाम देने से भविष्य के चुनाव में वोटर्स के बीच भारी भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पश्चिमी एशिया में तनाव और जंग के बीच हॉर्मुज समुद्री मार्ग में पिछले 4 दिनों में ओमान तट के निकट 3 वाणिज्य जहाज़ों पर अमेरिकी सैन्य बलों के हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत का मामला अब देश में भी तूल पकड़ने लगा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया और नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर उससे समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर विपक्ष ने निशाना साधा है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जश्न मनाने का समय है, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमलों में
में नाविकों की नृशंस हत्या की निंदा करने का समय नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नाविक के तौर पर काम कर रहे भारतीयों की जान बचाने में बार बार नाकाम रही है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा पहला फर्ज है। ये दुखद और परेशान करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का तो समय है, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा भारतीयों की हत्या की निंदा करने का समय नहीं है। कर्नाटका से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान भी राज्यसभा पहुंचे हैं। सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कर्नाटका की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई थी, क्योंकि मौजूदा सांसदों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है। इसमें भाजपा के ईरन्ना कडाडी और नारायण कोरागप्पा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा शामिल हैं। शुरुआत में इन 4 सीटों के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव 18 जून को होना था और कर्नाटका विधानसभा के सदस्य विधानसौधा में मतदान करने वाले थे, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद केवल 4 उम्मीदवार ही मैदान में बचे। इसके बाद सभी 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 3 सीटें निर्विरोध जीत ली। गुरुवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को विजयी घोषित कर दिया गया। केरल में निपा वायरस का एक नया मामला सामने आया है। कोझिकोड में किए गए जांच में एक 45 वर्षीय व्यक्ति में निपा वायरस की पुष्टि की गई है। ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए और उस आदमी के कांटेक्ट में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी। मरीज का फिलहाल कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राहत की बात यह है कि अभी तक मरीज के कांटेक्ट में आए 77 लोगों में से किसी में भी निपा वायरस के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक 77 लोगों में से 14 तो मरीज के परिवार के सदस्य, 5 दोस्त और कलीग और 58 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 15 लोगों को अति जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। निपा वायरस एक जेनेटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका मुख्य सोर्स फ्रूट वेट यानी के फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं। यह वायरस पहली बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सामने आया था। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पति की डांट से आहत होकर गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति ने फिश करी स्वादिष्ट नहीं बनने को लेकर पत्नी को डांट दिया था, जिसके बाद महिला ने खौफनाक कदम उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। मृतका की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी 20 वर्षीय माधुरी विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वो अपने पति के तिलक नायक के साथ तमिलनाडु के नमक्कल जिले में रह रही थी। दंपति रेशम उत्पादन काम के लिए यहां आए थे और पिछले करीब 6 महीने से एक किसान के तौर पर यहां पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक तिलक नायक और माधुरी विश्वकर्मा के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों रेशम के कीड़े पालने और कोकून इकट्ठा करने का काम करते थे। इस दौरान माधुरी 4 महीने की गर्भवती भी हो गई थी। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन तिलक नायक बाजार से मछली लेकर आया था। माधुरी ने फिश करी बनाकर तैयार रखी। जब वो खाना खाने बैठा तो उसने करी के स्वाद को लेकर पत्नी को डांट दिया और नाराज होकर वहां से चला गया। पति की बात से माधुरी काफी आहत हो गई थी। सीएम विजय की नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इल्लागुवन कहते हैं कि नीति आयोग की बैठक हर साल होती है, इसीलिए वे राज्य के हितों से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के फंड के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसकी मांग करते हैं। जब एम के स्टालिन सीएम थे तब उन्होंने कई पत्र लिखे थे, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि अब कई लोगों को लगता है कि केंद्र में भाजपा सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर करने का काम किया है, उसे देखते हुए देश को बचाने की जरूरत है और यह काम कांग्रेस के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों की पार्टियों को अब ये बात साफ हो गई है। ममता बनर्जी हो या शरद पवार, सभी को लगता है कि देश को बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस के साथ आना चाहिए और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सीपी को लेके भी ये बात
एनसीपी का ऑलरेडी पहले ही प्रस्ताव था विलीन करना का, तो ऑलरेडी अभी सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी याचिका सुनी जाती है तो यह अनुच्छेद 329 के परे होगा। इससे एक नई परंपरा शुरू होगी कि नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 329 में ये व्यवस्था है कि चुनावी मामलों में कोर्ट अंतरिम चरण में हस्तक्षेप नहीं करता। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद असंतुष्ट उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। संविधान में इकलौती व्यवस्था दी गई है कि हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की जाए। ये हमारे पूरी पार्टी का मामला है, संविधान का मामला है, संवैधानिक मूल्यों का मामला है। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करेंगे। क्या हाईकोर्ट जाएंगी जनता के बीच? ये हमारे पार्टी के सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ तो और उसी के अनुशासन में रहकर हम लोग वो तय करेंगे। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा और उसी की ज्यादा चिंता भी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।